चलो लेट्स बिगिन। फर्स्ट न्यूज है कंप्रेस्ड बायोगैस। India's first modern self-reliant gaushala with a state-of-art compressed biogas plant was launched in Gwalior, Madhya Pradesh. Compressed biogas में क्या होता है? It is basically composed of methane and mixture of various hydrocarbon gases. ये बायोगैस को हम अलग अलग एक्टिविटीज के अगर यूज करें तो इसमें कार्बन एमिशन नहीं होता है, विच इज इको फ्रेंडली, जिससे हमारा पोल्यूशन, क्लाइमेट चेंज, उन सारी चीजों में हेल्प होती है. It is produced through anaerobic decomposition of organic matter such as animal and plant waste. The resultant biogas is then purified and compressed for practical applications. Anaerobic decomposition का मतलब होता है in absence of oxygen. ठीक है, एरोबिक होता है in presence of oxygen. कहाँ कहाँ पे यूज करते हैं? Similarity to CNG, CBG possesses a calorific value and other properties or to compress natural gas, making it suitable alternative as green renewable automotive fuel. ठीक है, जैसे कि हम ऑटोमोबाइल्स में अगर यूज करें तो हम इथेनॉल भी यूज करते हैं. इथेनॉल कहाँ से प्रोड्यूस करते हैं? हम शुगर केन से नेचुरली. जैसे अभी आप देखो पेट्रोल पंप्स में आपको देखने को मिलता है E20 फ्यूल. इस फ्यूल में जैसे पेट्रोल है, E20 पेट्रोल में 20% इथेनॉल है. ठीक है, तो उसमें जो कार्बन एमिशन होती है वो कम होती है. Substitute to CNG, given the abundant availability of biomass in the country, CBG can effectively replace CNG in automotive, industrial and commercial sectors. बाकी commercial scale benefits क्या क्या है? Reduction in imports, जो हम LPG के लिए जो क्रूड ऑयल इंपोर्ट करते हैं उसमें रिडक्शन होगी. वेस्ट टू वेल्थ, अब वैसे तो काउ डंग वेस्ट है, लेकिन उससे हम मनी बना सकते हैं, वेल्थ बना सकते हैं. क्लाइमेट चेंज के जितने भी इफेक्ट्स हैं उनको हम मिटिगेट कर सकते हैं, रिड्यूस कर सकते हैं, जो भी हमने बात की. इकोनॉमिक एंड सोशल बेनिफिट्स भी आएंगे. अगेन पैसा आएगा. द प्रमोशन ऑफ CBG कैन प्रोवाइड एडिशनल रेवेन्यू सोर्सेज फॉर फार्मर्स, create rural employment opportunities and improve the rural economy. Next is energy security. Again abundant energy होगी हमारे पास, तो हमें कभी वो डेंजर नहीं होगा कि एनर्जी के रिसोर्सेज खत्म हो जाएंगे हमारे पास. एंड लास्ट इज सपोर्ट फॉर स्वच्छ भारत मिशन. अगेन काउडंग से जो भी गंदगी फैल रही है, ठीक है, उससे भी एक तरह से इस मिशन को भी पुश मिलेगा, वेस्ट मैनेजमेंट होगी. Next is jobs at your doorstep report. Recently, Union Minister for Education along with Minister of Labour and Employment Youth Affairs launched World Bank's report titled Jobs at Your Doorstep, a job diagnosis for young people in 6 states at an event in New Delhi. इसमें क्या है? Diagnose and roadmap tool. The job at your doorstep report functions as both diagnostic tool and roadmap, aiming to create strategic linkages between education and India's employment objectives. कुछ नहीं, एक रिपोर्ट है. ठीक है, इसमें ये बताया गया है कि कैसे हमारा एजुकेशन, जो जैसे टेक्निकल एजुकेशन है या प्रोफेशनल एजुकेशन है, वो एम्प्लॉयमेंट को केटर कर रहा है. ठीक है, क्या अगर आप एक टेक्निकल एजुकेशन कर रहे हो, जैसे फॉर एग्जांपल आपने अगर बीटेक कर ली या आपने कोई MBBS कर ली, तो आपको डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट है. ठीक है, जो हम टेक्निकल कोर्सेज या प्रोफेशनल कोर्सेज बोलते हैं हम इनको, बस उसके बारे में. 6 स्टेट्स जो है उनमें क्या क्या जॉब अपॉर्चुनिटीज इन स्टेट गवर्नमेंट्स ने प्रोवाइड की है, दैट इज शोकेस्ड इन दिस रिपोर्ट. बाकी इसमें कुछ की फाइंडिंग्स हैं, क्या क्या मिला है. स्किल गैप एनालिसिस, स्किल की बहुत ज्यादा कमी है. ठीक है, कि हमारे पास बहुत सारी ऐसी जॉब्स हैं दैट रिक्वायर स्किल. अगेन अगर MBBS की मैं बात करूं, डॉक्टर की बात करूं, थ्योरेटिकल नॉलेज आप जितनी मर्जी ले लो, जब तक प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं होगी आप रियल लाइफ उसकी एप्लीकेशन नहीं कर पाओगे. सेम इज इंजीनियरिंग या बाकी सारे जो छोटे ITI कोर्सेज होते हैं, जैसे कि प्लम्बिंग या अपना मैकेनिक या वेल्डर या कोई भी कारपेंटर, तो ये सारी चीजें हैं. इसका प्रॉब्लम है हमारी कंट्री में. इसी के लिए जैसे हम वोकेशनल सब्जेक्ट्स लॉन्च करते हैं, 9th से लेकर 12th क्लास के बच्चों को ही पहले ये चीजें सिखा देते हैं हम. जैसे अभी जो है स्कूल में हम कोडिंग सिखा रहे हैं, तो कोडिंग इज अ स्किल, क्योंकि फ्यूचर हमें पता है कि यही है सारा. ठीक है, AI है या कंप्यूटर एप्लीकेशंस हैं. Research and implementation. Research-driven approach initiated to reimagine skill education. The study is based on comprehensive primary and secondary research across 6 stars states. इन्हीं 6 स्टेट्स को टैग दिया गया है स्टार्स. 6 स्टेट्स कौन कौन सी है देख लेते हैं. हिमाचल, महाराष्ट्र, उड़ीसा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, केरला. तो इनको डायरेक्ट सपोर्ट मिलती है सेंट्रल गवर्नमेंट की अंडर स्टार्स प्रोजेक्ट. नेक्स्ट इज इंटरनेशनल कोऑपरेटिव अलायंस. फॉर द फर्स्ट टाइम इंडिया में इंटरनेशनल कोऑपरेटिव अलायंस की एक मीटिंग हुई है. इसमें इंटरनेशनल कंट्रीज मेंबर हैं और ये बहुत पुरानी, हम कहें कि वन ऑफ द ओल्डेस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, जो 1895 में बनी थी. ठीक है, so for the first time ICA global conference will be held in Delhi, India, with the theme cooperative build prosperity for all. The International Cooperative Alliance established in 1895 represent over 1 billion cooperative members globally.
India has played a pivotal role in Asia Pacific development since hosting its regional office in 1960. मतलब इंडिया में इसका रीजनल ऑफिस है 1960 में. बना कब था? 1895 में लंदन. एपेक्स बॉडी फॉर ग्लोबल कोऑपरेटिव मूवमेंट, जिसमें टोटल 36 मेंबर ऑर्गेनाइजेशन फ्रॉम 105 कंट्रीज प्रमोट कोलैबोरेशन, नॉलेज शेयरिंग, कोऑपरेटिव फ्रेंडली पॉलिसीज. ये सारी चीजें अलग अलग फील्ड्स हैं इसमें, जैसे कि हाउसिंग है, इंडस्ट्री है, फिशरीज, हेल्थ, कंज्यूमर गुड्स, बैंकिंग, एग्रीकल्चर. ये सारी एरियाज में कंट्रीज के बीच में कॉपरेशन है, कोलैबोरेशन है, जैसे एक दूसरे को नॉलेज शेयर करना, ये सारी चीजें आप डिटेल में पढ़ लेना. नेक्स्ट आते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, कॉन्स्टिट्यूशन डे. अभी 26 नवंबर को हमने कॉन्स्टिट्यूशन डे मनाया. क्यों मनाते हैं हम कॉन्स्टिट्यूशन डे? कंप्लीट हो गया था. 26 नवंबर 1949 को हमने कॉन्स्टिट्यूशन जो वो अडॉप्ट कर लिया था. Constitution was adopted by a body known as Constituent Assembly. ठीक है, this was assembly of 389 members, जिसमें कुछ members elected थे, कुछ not elected या nominated थे. इन सब लोगों ने फर्स्ट मीटिंग की थी 9 दिसंबर 1946 को, एंड लास्ट मीटिंग की 26 नवंबर 1949. So during the time of this कुछ 2 years 11 months 8 days इतने टाइम स्पेंड करने के बाद इन्होंने अपना ये कॉन्स्टिट्यूशन बनाया. अलग अलग कंट्रीज के कॉन्स्टिट्यूशंस को रेफर किया. ठीक है, अराउंड 60 कंट्रीज के कॉन्स्टिट्यूशन को स्टडी करके जो बेस्ट फीचर्स थे वो हमारे इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में डाले. इसको ड्राफ्ट करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी बी.आर. अम्बेडकर की, हु वाज द चेयरमैन ऑफ ड्राफ्टिंग कमेटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली. इसमें टोटल 7 मेंबर्स थे. ठीक है, और बाकी ये बी.आर. अम्बेडकर बाद में हमारी कंट्री के फर्स्ट लॉ मिनिस्टर भी बने. सो इस डेट को हम कॉन्स्टिट्यूशन डे बोलते हैं. इसको हम पहले नेशनल लॉ डे भी बोलते थे, इसका भी नाम चेंज कर दिया गया. फिर आफ्टर 2 months 26 जनवरी 1950 को हमारा कॉन्स्टिट्यूशन एनफोर्स हो गया. इस डे को हमने अडॉप्ट किया, इस डे को हमने लागू कर दिया, और इस डे को हम क्या बन गए? रिपब्लिक. रिपब्लिक का मतलब क्या होता है? इलेक्टेड हेड. इससे पहले हमारी कंट्री में जो हेड था दैट वाज मोनार्क या ब्रिटिश क्राउन, दैट वाज नॉट इलेक्टेड. ठीक है, फ्रॉम 15 अगस्त 1947 से लेके इस डेट तक, ये 2 डेट्स के बीच में जो हमारा पॉलिटिकल स्टेटस था, वी वर अ डोमिनियन. हम कंप्लीटली इंडिपेंडेंट नहीं थे. ब्रिटिश गवर्नमेंट तो इस डेट को छोड़ के चली गई थी, लेकिन हमारी कंट्री में कोई इंडिपेंडेंट गवर्नमेंट नहीं थी, कि हमारी कंट्री में तो कॉन्स्टिट्यूशन था भी नहीं. तो इट वाज डिसाइडेड कि जब तक इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन नहीं लिखा जाता, इंडिया वुड स्टे डोमिनियन अंडर ब्रिटिश क्राउन. डोमिनियन का मतलब क्या है? सारे भी जो एग्जीक्यूटिव डिसीजंस होंगे वो सारे क्राउन लेगा इंडिया के लिए. ठीक है, जब तक कॉन्स्टिट्यूशन नहीं आ जाता. तो इस डे को कॉन्स्टिट्यूशन आ गया, तो इस डे को जो डोमिनियन स्टेटस खत्म हो गया, एंड वी बिकेम रिपब्लिक. तो हमारी कंट्री के पहले प्रेसिडेंट बने वही प्रेसिडेंट जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के प्रेसिडेंट थे. हमारी कंट्री के पहले प्रेसिडेंट कौन थे? फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया Dr. Rajendra Prasad. So he was the first president of Constituent Assembly and then became the first president of India. And this Constituent Assembly became the first parliament of India, जहाँ पे लॉज बनेंगे. फिर 1951 में फर्स्ट टाइम इलेक्शन हुई, फिर जवाहरलाल नेहरू फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर बने. ठीक है, तो ये सारी स्टोरी है इस डे की. यहाँ पढ़ लेना इसमें क्या क्या है, क्या क्या प्रोसीजर था. आई गेस दिस इज द लास्ट न्यूज. बाकी इंटरेस्टिंग फैक्ट है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के, इट इज द लार्जेस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन इन द वर्ल्ड. Original copy has been written by hand. Each page of constitution has a gold leaf frame, while opening page is adorned with some kind of artwork. जैसे आप कभी ओरिजिनल कॉपी देखनी हो तो 26 जनवरी को one of the important copies has been kept in पंजाब यूनिवर्सिटी, उसकी लाइब्रेरी में. तो हर साल एक बार 26 नवंबर और एक बार 26 जनवरी वो पब्लिक के लिए शोकेस करते हैं उसको, तो आप जाके देख सकते हो. उसमें हर एक पेज के बाद कोई अजंता की पेंटिंग है, कोई एलोरा की पेंटिंग है, कोई गुप्ता टाइम की पेंटिंग है, कोई मॉन्यूमेंट की पेंटिंग है. तो उसको मतलब पूरा ब्यूटीफाई किया है गोल्ड लीफ के साथ. और जब ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन लिखा गया था तो फिर शांति निकेतन, जो रविंद्रनाथ टैगोर ने एक आर्टिस्ट की सोसाइटी बनाई थी, वहां से शांति निकेतन से आर्टिस्ट बुलाए गए थे, जिनके नाम यहाँ पे लिखे होंगे. या प्रेम बिहारी नारायण रायजादा, he was the chief calligrapher who had prepared the original copies of constitution. Calligrapher जिन्होंने अपने हाथ से लिखा.
ठीक है, बाकी बेहर राम मनोहर सिन्हा एंड नंदलाल बोस हु वर आर्टिस्ट फ्रॉम शांति निकेतन हैड डेकोरेटेड द ओरिजिनल वर्जन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। इन्होंने लिखा और इन्होंने उसमें पेंटिंग से इसको डेकोरेट किया। ठीक है, तो ये सारे फैक्ट्स हैं, इससे डायरेक्ट क्वेश्चन जो वो पूछे जाते हैं। ठीक है, क्लियर। बाकी एक फैक्ट और है इसमें, 26 जनवरी 1950 और 26 नवंबर 1949, ये 2 मंथ्स हमने वेट क्यों किया, इसके पीछे क्या रीजन था? हम तो इस डे को भी इनैक्ट कर देते, तो भी क्यों वेट किया पता है? क्योंकि इस डेट की एक हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस है। इसी डेट पे अगर हम पीछे चले 26 जनवरी 1930, दिस डेट वाज डिसाइडेड एज फर्स्ट इंडिपेंडेंस डे ऑफ इंडिया। कि 29 दिसंबर 1929 में लाहौर सेशन हुआ था कांग्रेस का, वहां पे जवाहरलाल नेहरू ने प्लेज लिया था फॉर कंप्लीट इंडिपेंडेंस, पूर्ण स्वराज। एंड एट दैट टाइम इट वाज डिसाइडेड कि अब से हम हर साल इस डेट को अपना इंडिपेंडेंस डे मनाएंगे। ठीक है, सो टिल 1947 इंडियंस जो है वो इसी डेट को अपना इंडिपेंडेंस डे मनाते रहे, लेकिन अंग्रेजों ने हमें इंडिपेंडेंस कब दे दिया? 15 अगस्त। तो इस डेट की सिग्निफिकेंस खत्म हो गई, तो हमने जानबूझ के 2 मंथ्स वेट किया कि इस डेट की एक हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस है वो बनी रहे फॉर फ्यूचर जनरेशन। आज हम इसी के बारे में बात कर रहे हैं, अगर वो 2 महीने ना वेट करते तो आज हम इसके बारे में बात ही ना कर रहे होते। ठीक है, तो इसलिए 2 मंथ्स जो है वो डेलिबरेटली उन्होंने वेट किया। ठीक है, चलो, कोई डाउट यहां तक?